हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस चैनल में स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन या वन एवं वन्य जीव संसाधन, दोनों वही है। तो आज हम लोग देखेंगे कि वन्य जीव और वन्य प्राणी के बारे में क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं हमको, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, तो वन कहते हैं किसे हैं, वो चीज़ को हम देखेंगे कि वन कहते किसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि वन कहते किसे हैं। तो कहते हैं वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं, उसे वन कहते हैं। अतः यह 2 प्रकार के होते हैं। वन कहते किसे हैं, हमने यहाँ क्वेश्चन को पढ़ा तो कहता है कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं, उसे वन कहते हैं। अब आच्छादित क्या है, यानी भरा हुआ है। जिस एरिया में पेड़ है, पौधा है एवं झाड़ियाँ बिल्कुल भरा हुआ है, घनी है या उतना भी घना नहीं है, तो उस भरे हुए भूभाग को ही वन कहते हैं। और ये वन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये वन 2 प्रकार के होते हैं। चलिए, तो ये 2 प्रकार के कौन कौन है? तो नंबर 1 में कह रहा है कि वह वन जो स्वतः विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। स्वतः का मतलब अपने आप अपने एरिया में देखते होंगे कि कुछ पौधों को लगाया जाता है और कुछ पौधे अपने आप उगाते हैं। तो जो पौधे आप लगाते हैं वो मानव द्वारा लगाया गया पेड़ है, जिसको हम लोग कहते हैं मानव निर्मित। क्या है? मानव निर्मित। और जो अपने आप उगाता है उसको कहते हैं प्राकृतिक। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक और मानव निर्मित वन क्या है। प्राकृतिक वन वह वन जो स्वतः विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। कौन वन? प्राकृतिक, यानी नेचुरल कहेंगे उसको। और जो वन मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं वह मानव निर्मित वन या वानिकी कहते हैं। वन को ही वानिकी कहा जाता है, वन को ही वानिकी कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार के वन समझ में आया हमको। अतः वन जैव विविधताओं का आवास है, जैव विविधताओं का आवास होता है। अब जैव विविधता है क्या? संसार में विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, प्राणी है, सांप है, बिच्छू है, चिड़िया है और बड़े बड़े दरिंदे जानवर हैं। ये सारे के सारे का क्या है? आवास है। तो यहाँ समझ में आया। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, FAO। ये अक्सर पूछता है इसका फुल फॉर्म, यानी विस्तृत पूछता है कि FAO का फुल फॉर्म क्या है। तो FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको हम इसके नाम से जानते हैं। चलिए, इससे आगे हम पढ़ेंगे। अब बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। क्या कहता है कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी बिहार में वर्तमान समय में वन संपदा का क्या स्थिति है उसके बारे में जानेंगे हम, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 बिहार से संबंधित जो है, कहता है कि बिहार विभाजन के बाद, अब बिहार विभाजन हुआ कब है? एक तो बिहार विभाजन हुआ 1936 ईस्वी में, जो बिहार और उड़ीसा अलग हुआ। उसके बाद फिर 2000 ईस्वी में झारखंड से अलग हो गया। तो हाल की ही बात हो रही है। तो बिहार जब झारखंड से अलग हो गया तो क्या हो गया, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गया, यानी ज़्यादातर झाड़ियाँ जंगल जो है पेड़ पौधे वो झारखंड में चला गया।
तो दयनीय हो गया, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। अधिकतर भूमि क्या है? कृषि योग्य है। मात्र 6,76,414 यानी 67,64,14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है। कितना? 6,76,414 हेक्टेयर में वन बच गया है। ये भौगोलिक क्षेत्र का मात्र कितना है? 7.1%। भौगोलिक क्षेत्र का मात्र कितना है? 7.1%, जबकि होना कितना चाहिए था? 33%। 33 प्लस होना चाहिए। बिहार के कुल 38 जिलों में से 17 जिले का वन क्षेत्र समाप्त हो गया। बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। उन 38 जिले में 17 जिला का वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। बाकी 21 जिलों में से पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद और कैमूर जिलों में वनों की स्थिति बेहतर है, जिससे कुछ क्षेत्र 3,700 किलोमीटर पर है, यानी वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं हम इसको। तो कहते हैं कि बिहार के 21 जिलों में से चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद और कैमूर जिलों में वनों की स्थिति बेहतर है, जिसमें कुछ क्षेत्र 3,700 किलोमीटर स्क्वायर है टोटल। शेष में अकर्मित वन क्षेत्र हैं। कौन वन है? अकर्मित वन क्षेत्र हैं। वन के नाम केवल झाड़ झुरमुट बच गए हैं, यानी वन है नहीं, अकर्मित वन है और वन के नाम पर झाड़ झुरमुट बचा है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में रखा गया? प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने दृष्टि में रखा गया? तो कहता है कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्न वर्गों में रखा गया। किस वर्ग में? निम्न वर्गों में रखा गया। कौन कौन? तो नंबर 1 में कह रहे हैं आरक्षित वन, नंबर 1 में कह रहे हैं आरक्षित वन, और उसके बाद है रक्षित वन, दूसरा है अवर्गीकृत वन। यानी प्रशासकीय दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग? आरक्षित वन, जिसको कहता है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा है अवर्गीकृत वन यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये 3 प्रकार के हैं और ये 3 प्रकार के वनों के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि आरक्षित वन किसे कहते हैं, है ना? आरक्षित वन किसे कहेंगे? तो कहते हैं कि जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इसमें ना तो लकड़ियाँ काटी जा सकती है और ना ही पशु चारण होता है। आरक्षित वन में ना लकड़ियाँ काटी जाती है, ना पशुओं को चराया जाता है। पशु चारण होता है। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थल प्रसार को रोकने तथा जलवायु नियमित रहने हेतु इसकी आवश्यकता होती है तथा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित वन बहुत ही मूल्यवान माना जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र यानी 54%, देश में, पूरे देश की बात करें, पूरे देश में 54% वन आरक्षित घोषित किए गए हैं। यानी बताइए, आधा से ज़्यादा आरक्षित वन है हमारे भारत देश में। दूसरा में क्या है? रक्षित वन। इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के साथ पशुओं को चराने और सीमित रूप से लकड़ियां काटने की सुविधा दी जाती है। इस रक्षित वन में पशुओं को चराया भी जा सकता है और सीमित रूप से लकड़ियां काटी जा सकती है, सुविधा दी जाती है। रक्षित वन को नष्ट होने से बचाने के लिए सुरक्षा दी जाती है, यानी इस वन को बचाने के लिए सुरक्षा भी दी जाती है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा यानी 29% रक्षित वन है। 1/3 भाग यानी कितना प्रतिशत? 29% रक्षित वन है कुल भूभाग का। चलिए अगला तीसरा नंबर पे अब आ रहा है। तीसरा नंबर में क्या करें? अवर्गीकृत वन। कौन वन? तीसरा नंबर में है अवर्गीकृत वन। शेष सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व होते हैं, स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा जाता है।
किसके अंतर्गत? स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा गया है। कुल वन क्षेत्र का 17% अवर्गीकृत वन है। कितना प्रतिशत? 17%। अवर्गीकृत 17% है। रक्षित वन आपने जाना कि कितना प्रतिशत है? आपने रक्षित वन 29% जाना और आरक्षित वन 54% है। इस तरीके से कुल 100% वन के बारे में हमने यहाँ जान लिया। अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI ये पूछता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी। तो फटाफट इसको हम देख लेते हैं। तो कहता है कि कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। कहता है कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में हिमालय चीड़ के प्रकार में सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है। कौन पौधा है? एक औषधीय पौधा है जो यहाँ पाए जाते हैं। चीड़ी की छाल है ना, चीड़ी की छाल, पत्तियाँ, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। इसे कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सर्वाधिक, क्या कहता है? इससे बनाई गई दवाई विश्व में सर्वाधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इन कैंसर की जो दवाइयाँ बिकती है सर्वाधिक इन्हीं पौधों के रस, जड़ और टहनियों से बनाया जाता है, जिसको टैक्सोल नाम दी गई है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखिए। अब ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि वन और वन्य जीव, वन एवं वन्य प्राणी का जिक्र है, इसलिए कहता है। और ये भी क्वेश्चन VVI है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखें। तो यहाँ आप जानेंगे कौन कौन है। तो कहता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने 2013 में भारत में देखी जाने वाली पक्षियों की 10 प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल किया है। किसमें शामिल किया है? संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल किया है। उनमें से ये हैं, कौन कौन है? चलिए देखते हैं। नंबर 1 में कहते हैं ग्रेट साइबेरियन करेन। नंबर 1 में क्या है? ग्रेट साइबेरियन करेन। दूसरा में है गोडावन, जिसको कहते हैं इंडियन बुस्टर्ड। दूसरा है सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध। तीसरा नंबर में क्या है? सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध। चौथा है लाल सिर वाला गिद्ध, जिसको राजा गिद्ध भी कहते हैं। अभी आप लोग गिद्ध कहीं भी नहीं देख पा रहे हैं। ये चीज़ आप एक अनुमान या अनुभव लगा सकते हैं कि अभी से हम लोग गिद्ध नहीं देख रहे। जब हम छोटे थे तो उस ज़माने में हम अपने आसपास के बड़े बड़े पेड़ों में गिद्ध को रहते हुए देखे थे, लेकिन अब नज़र नहीं आ रहा है। तो यही है एक विलुप्त होने वाले जानवर। अगला है 5वां नंबर में कह रहे हैं कि जंगली उल्लू। 6ठा नंबर में है सफ़ेद पेट वाला बगुला। 7 नंबर में है स्पून बिल्ड या सैंड पाइपर, ये भी है 7वां नंबर पे। अगला है मगरमच्छ। क्या है? मगरमच्छ, ये भी है। उसके बाद 9वां है भेड़िया। 10 नंबर में है अनूप मृग। 11 नंबर में है नीलगाय। क्या है? नीलगाय। उसका 12 नंबर में है तेंदुआ और 13 नंबर में है सारंग, पहाड़ी बटेर, मोर। ये सारे के सारे क्या है? विलुप्त होने वाले। जी इनमें से कुछ विलुप्त हो रहे हैं, कुछ विलुप्त होने के कागार पर है और कुछ विलुप्त हो चुका है। तो हमने यहाँ जाना कि 10 विलुप्त होने वाले। तो यहाँ हमने 15 के बारे में बताया। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको कौन याद रहेगा, नहीं रहेगा। 15 में से ज़रूर आपको 2-4 याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो कहते हैं इन पक्षियों की आबादी में गिरावट की मुख्य वजहों में आवास का नुकसान है। क्या है? आवास का नुकसान। क्योंकि देश की जो जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए पेड़ पौधों को काट रहे हैं, है ना। तो आवास का नुकसान, संशोधन, विखंडन और समाप्त होना है। क्या है? संशोधन, विखंडन और समाप्त होना। पर्यावरण प्रदूषण, शिकार, भू उपयोग में परिवर्तन शामिल है। प्रदूषण भी है, प्रदूषण भी एक मुख्य कारण है। तो ये सारा का सारा रीज़न कहा जाता है जनसंख्या की आबादी में। इसीलिए कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण हमें ज़रूरी है।
तो हम लोग पढ़ लिख करके जब इस चीज़ के बारे में जानेंगे तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि लोगों को जागरूक करें कि जनसंख्या में नियंत्रण होना ज़रूरी है आने वाले दिनों के लिए। अगला है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि वन विनाश के मुख्य कारक निम्न है। वन विनाश के क्या क्या कारक है? नंबर 1 है मानवीय हस्तक्षेप, नंबर 1 में है उसका पशुओं को चराना। पशुओं को जब चढ़ा देते हैं यानी जंगलों में छोड़ देते हैं तो उससे वन का विनाश हो जाता है। अगला है ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग होना। जनजातीय क्षेत्र में हस्तांतरित यानी झूम खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों का ह्रास होना। आप जानते हैं कि झूम खेती सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होती है? मिजोरम में होती है। सबसे ज़्यादा झूम खेती मिजोरम में होती है। उसके बाद कह रहा है कि 5वां नंबर में आते हैं कृषिगत भूमि का फैलाव। ये आबादी बढ़ रही है तो कृषि के लिए खेतों को जुताई करने के लिए सफाई किया जाता है तो वनों को काट काट करके हटा दिया जाता है। उसके बाद रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण में भी वन विस्तार का बड़े पैमाने पर तहस नहस किया गया है। यानी रेल लाइन बनती है तो नई नई ट्रेनें जब बनती है तो उसमें लकड़ियों को काट करके उसमें बैठने के लिए सीट तैयार किया जाता है उससे। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर पर कह रहे हैं कि वन के पर्यावरणीय महत्वों का वर्णन कीजिए या वर्णन निम्न है। तो वन का पर्यावरणीय महत्व क्या है? तो कहता है कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए, सबसे पहला क्या है? पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए प्रकृति प्रदत्त वन संपत्ति की सुरक्षा। क्या है? वन संपत्ति की सुरक्षा। उसके बाद भूमि क्षरण को रोकना। पेड़ ज़्यादा होंगे तो भूमि क्षरण भी रुकेगा। अगला है 3 नंबर में मरुस्थलीय विस्तार को रोकना। मरुस्थलीय भूमि को भी रोका जा सकता है। बाढ़ नियंत्रण, सबसे बड़ा है बाढ़ नियंत्रण। हमारा बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ की चपेट में आने के कारण बिहार विकसित नहीं हो पा रहा है, कमज़ोर होता चला जा रहा है, तो ये बाढ़ भी बहुत खतरनाक है। उसके बाद अगला 6 नंबर में कह रहा है कि चारा, जलावन और काष्ठ की आपूर्ति। पशुओं के चारा के लिए और लोग अपना खाना पकाने के लिए जलावन का भी इस्तेमाल करते हैं, और काष्ठ की आपूर्ति यानी लकड़ियों का फर्नीचर वगैरह के इस्तेमाल में भी वनों को काट करके लाते हैं। ये इस प्रकार का ये हानि होने वाली चीज़ें हैं। अगला है रेड डाटा बुक क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और BVI है, ये अक्सर पूछता है कि रेड डाटा बुक क्या है। ये कोई लाल किताब के बारे में नहीं कह रहा, तो यहाँ चलिए शुरू करते हैं। रेड डाटा बुक के अंदर सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। क्या कौन चीज़ से अवगत किया जाता है? रेड डाटा बुक के अंदर सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियां सामान्य रूप से चिह्नित होते हैं। क्या होता है? उसकी पहचान किया जाता है होते हैं, तो वैसे जिस बुक में चिह्नित करके लिखा था उसी बुक को रेड डाटा बुक कहते हैं। भारत की संकटापन पादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम सन 1970 ईस्वी में BSI बोटोनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI का फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेना है। ये पूछता है BSI यानी बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वन अनुसंधान संस्था FRI का फुल फॉर्म क्या होगा? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इन्होंने जो सूची बनाई उसे रेड डाटा बुक कहते हैं, या उसे रेड डाटा बुक का नाम दिया था। कौन बनाया था? यानी FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इन्होंने जो सूची बनाई उसे रेड डाटा बुक का नाम दिया गया। ये इम्पोर्टेंट, इसको आप आसानी से एक बार दो बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि इसी क्रम में असाधारण पौधों के लिए जो सूची बनाई गई उसे ग्रीन बुक कहते हैं। क्या है? असाधारण पौधों के लिए जो सूची बनाई जाती है उसे ग्रीन बुक कहते हैं, उसे ग्रीन बुक का नाम दिया गया है। चलिए यहाँ समझ में आ गया रेड डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम एवं क्षेत्रफल एवं राज्यों का नाम बताएं। भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम
और क्षेत्रफल एवं राज्यों का नाम बताएं। इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। क्या कहता है कि भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं राज्यों का नाम निम्न है। नंबर 1 में क्या है, नीलगिरी है। क्या है, जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र का नाम नीलगिरी है। भारत का जो जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र का नाम है वो नीलगिरी है। कुल भौगोलिक क्षेत्र 5520 किलोमीटर स्क्वायर तथा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र का नाम नंदा देवी है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का है क्या, 2236.74 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला है, आगे हम पढ़ेंगे वन से संबंधित। ये एक VVA क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन क्या है, इसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। ये भारत के उत्तर यानी उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड हो गया, पहले उत्तर प्रदेश में था। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों के द्वारा सन 1972 ईस्वी में, कब, सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया। इस आंदोलन में वे राज्य के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे। ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए खासकर वहाँ की महिलाएं अपने आगोश में पौधों को घेर कर या चिपक कर इसकी रक्षा करते थे। क्या करके, घेर कर या चिपक कर। वहाँ की खास करके महिलाएं, क्योंकि पेड़ों को बेतहाशा काटा जा रहा था, तो उससे उन लोगों को समझ में आया कि ये अगर ज़्यादा दिन अगर चलता रहा यही सिलसिला तो सारे के सारे पेड़ ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर पर्यावरण में हानि उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ की महिलाएं पेड़ों में जब काटने वाले कुल्हाड़ी से काटते थे तो पेड़ों को इस तरीके से पकड़ करके वो चिपक जाते थे। तो चलिए, तो घेर कर या चिपक कर इसकी रक्षा करते थे और इसे कई देशों में स्वीकार किया गया। और इसे कई देशों में क्या किया गया, स्वीकार किया गया और इसे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। तो चिपको आंदोलन समझ में आ गया आपको कि चिपको आंदोलन किस तरीके से शुरू हुआ। इन उत्तर प्रदेश के टिहरी जिला में वहाँ की महिलाओं ने पेड़ों को घेर कर रोक कर उसको बचाने का प्रयास किया। तो अभी पहले उत्तर प्रदेश में था, वो फिर अलग राज्य होने के बाद वो उत्तराखंड में चला गया वो जगह। चलिए आगे कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों तथा कानूनी प्रावधानों को कितने वर्गों में बांटा गया। क्या कहता है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों तथा कानूनी प्रावधानों को कितने वर्गों में बांटा गया, इसके बारे में कहते हैं। तो कहते हैं कि इनके नियमों तथा कानूनी प्रावधानों को 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, 2 वर्गों में बांटा गया। नंबर 1 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक समूहों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत नियम तथा कानूनी प्रावधान बनाए गए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय महत्व वेटलैंड्स का कन्वेंशन 1971 ईस्वी में तथा विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नियमों द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। ये एक हुआ। दूसरा है ख नंबर में कहता है कि राष्ट्रीय कानून। कौन कानून, राष्ट्रीय कानून। एक इंटरनेशनल कानून पहला पढ़े, दूसरा है राष्ट्रीय कानून यानी नेशनल लॉज। भारत विश्व में उन देशों में से है जिसमें पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा प्रावधान संविधान में किया गया है। तो संविधान की धारा कितना में है, यहाँ हम जानेंगे, ये इंपॉर्टेंट है यानी भी है। तो कहता है कि संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 तथा 51A जी वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम है। क्या है, तो हमारे भारत के जो संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन सा धारा मिला है, धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 तथा 51A जी वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम है। वर्ष 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड के गठन के बाद वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सरकार गंभीर है। कौन गंभीर है, सरकार गंभीर है। तभी प्रांतीय स्तर पर वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। प्रांतीय मतलब हर स्टेट में अलग अलग वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। चलिए अगला हम पढ़ते हैं। प्रथम शताब्दी में आयुर्वेद के जनक चरक ने
चरक संहिता में 200 प्रकार के पशुओं और 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया है। इस चरक के बारे में करें, ये स्टार्ट देखिए हम इस क्वेश्चन को बताएं, यही आप पढ़ लेंगे तो आपको जानकारी होगी। ये कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि प्रथम शताब्दी में आयुर्वेद के जनक चरक ने चरक संहिता में 200 प्रकार, चरक संहिता क्या है, पुस्तक का नाम है, चरक संहिता एक पुस्तक का नाम है, तो 200 प्रकार के पशुओं और 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया है। अगला है पारंपरिक ऊर्जा क्या है, क्या करें, पारंपरिक ऊर्जा क्या है, तो कहते हैं कि पारंपरिक ऊर्जा है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन जो जीवाश्म ईंधन के नाम से जाने जाते हैं तथा यह सामान्य संसाधन है। ये कौन सा तथा ये साम्य संसाधन है, कौन संसाधन है, ये साम्य यानी समाप्त होने वाले संसाधन है। पारंपरिक ऊर्जा के अंदर में क्या क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन जो जीवाश्म ईंधन के नाम से जाने जाते हैं तथा ये साम्य संसाधन है। चलिए अगला क्या है, और ये आखिरी क्वेश्चन है, कहता है कि मैंग्रोव वन यानी तटीय वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में। तो कहता है कि विश्व के तटीय वन क्षेत्र यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट का मात्र 5% यानी 4500 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ही भारत में है, यानी कुल 5% क्षेत्र में ही मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जो समुद्र तटीय राज्यों में फैला है। कहाँ, समुद्र राज्य तटीय राज्य में फैला है, जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में है। जब आप जानते भी होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, सुंदरवन डेल्टा, इसको भी याद रखना, ये पूछता है कि सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, तो सुंदरवन में है। इसके अलावे कहता है कि उस 5% में सबसे ज़्यादा आधा क्षेत्र किस में है, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावे अंडमान निकोबार द्वीप समूह गुजरात में आते हैं, कहाँ आते हैं, गुजरात में आते हैं, आपके बिहार में नहीं है, आते हैं। कुल मिलाकर 12 राज्यों के अंदर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन है, जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार, पांडुचेरी, केरला, दमन एंड दीव शामिल है, यानी इन जगहों में ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, वन एवं वन्य जीव प्राणी। चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 2। इस वीडियो में जो भी साथी नए हैं, लेटेस्ट इस वीडियो के अंदर में जो भी साथी नए हैं वो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आप में से अगर किसी साथी को इस तरह का नोट्स अगर चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं, या आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर है 7004124435, है ना, ये 4 है। इसमें आप मैसेज करके आप हमसे नोट्स के बारे में कह सकते हैं कि सर हमको नोट्स चाहिए। तो इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो पढ़ाए हैं पहला चैप्टर का 3 से 4 वीडियो में, तो उस चैप्टर वो बहुत लंबा चैप्टर था, इसलिए 3 से 4 वीडियो लगा, और इस चैप्टर में हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो का और अगले पढ़ाए हुए वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख करके आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोज़ को आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो साथियों हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। इतना मेहनत से हमने आपको पढ़ाया, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि सर आपका वीडियो कैसा लगा, अच्छा है या इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो आप ज़रूर हमको बताएंगे। हमारा चैलेंज है कि आपका सोशल में 90+ मार्क्स हमारे द्वारा तैयारी कराए जाएंगे, तो आपका आ जाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।